Hey guys, welcome to J Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोगों ने दरअसल आप स्टूडेंट्स के लिए यानी क्लास 12 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए एक अहम इनिशिएटिव लिया है, जिसके ज़रिया हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दीगर वीडियोस के ज़रिया शुरू से ही आप लोगों के लिए तमाम चैप्टर्स को वीडियो के साथ साथ या वीडियो के ज़रिया से एक्सप्लेन कर कर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इससे पहले हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 और माध्यमिक एग्ज़ाम 2025 के स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से डिफरेंट ज़रिए से दरअसल उन लोगों को उनके एग्ज़ाम में आसान करने की कोशिश की गई थी, जिसमें हम लोगों ने दरअसल चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन प्रोवाइड किया, चैप्टर वाइज सजेशंस प्रोवाइड किया और मार्क्स पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस को ट्रेंड को देखते हुए इन तमाम चीज़ों की रोशनी में हम लोगों ने दरअसल उन्हें डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की। और सबसे अहम बात ये कि उन लोगों को इस चैनल के जरिए से जो भी सजेशंस प्रोवाइड किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा क्वेश्चंस 100% उनके एग्जाम में मैच होता हुआ नजर आया। उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी दरअसल एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए दरअसल इब्तिदा से ही शुरू से ही दरअसल चैप्टर वाइज वीडियो को एक्सप्लेन कर कर डाला जाए, ताकि आप लोग दरअसल शुरू से ही अपने चैप्टर्स पर कमांड रखो और शुरू से ही आप लोग अपने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर कर अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाओ। लेकिन मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को ये बात साफ तौर पर वाजा कर दिया है कि ये सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये डिपेंड करता है आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस तरीके से आप लोगों को दिखाना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ताकि हम लोग आपके इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को नोट कर पाएं और तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए एक के बाद दीगर वीडियोस के ज़रिए से आपके सब्जेक्ट्स को आसान बनाने की कोशिश करें। जैसा कि आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि सेमेस्टर 3 में आप लोगों का MCQ पैटर्न में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको चैप्टर का डेप्थ एनालिसिस करना, चैप्टर का डेप्थ आइडिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तभी आप अपने चैप्टर्स पे MCQ को अच्छे तरीके से ढंग से कर पाओगे। तो इसी चीज को आसान करने के लिए हम लोग फुल फ्लेज मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। डिफरेंट तरीके से तमाम स्लाइड्स और PPTs के जरिए आप लोग को हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को तमाम चैप्टर्स के आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग दरअसल इन वीडियोस के जरिए जो भी आप लोगों को चैप्टर समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर उसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे, या इनफैक्ट मैं ये कह लूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन वीडियोस के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इतने सारे जो एफर्ट्स हम लोगों के जानिब से लगाए जा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप लोग भी दरअसल इस चैनल को इमेंस सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम लोग तेजी के साथ आप लोगों के लिए काम कर सकें। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि आप लोगों यानी क्लास 12 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम डाला जा रहा है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, या इसके साथ साथ वीडियोस के लिंक, या कुछ इंपॉर्टेंट कोई भी अनाउंसमेंट जो काउंसिल की जानिब से आता है तो वो आप लोगों को उस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब तक जो लोग आप लोग उस चैनल पर ऐड नहीं हुए हैं, जल्द से जल्द उस चैनल पर जाकर आप लोग ऐड हो जाएं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। इससे पहले वाले एक वीडियो के जरिए दरअसल हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चों को वो तमाम इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल हम लोग लास्ट क्लास में जिन चीजों को पढ़े थे उसे एक बार क्विक समराइज करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको दरअसल सिलेबस को डिस्कस किए थे। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद दरअसल हम लोगों ने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दिया था इस चैप्टर से रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 टू 1918, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटर और नेशनल यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना है। इंटर का यानी इंटर के माने यहाँ पर होते हैं अमंग। अमंग आप लोग इंग्लिश के प्रीपोजिशन से पढ़े होंगे, जब जहां पर दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात होती है तो वहां पे हम लोग अमंग कहते हैं। चूंकि यहां पर सिर्फ दो नेशन ही नहीं है जो यहां पे हम लोग बिटवीन कहेंगे, बल्कि यहां बहुत सारे नेशंस के आपसी ताल्लुकात के रिलेशंस की बात हो रही हैं, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने इंटर का वर्ड ऐड किया, जिसके माने दरअसल अमंग के होते हैं। और नेशंस का मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, कंट्रीज के होते हैं, और रिलेशंस के माने यहां पे ताल्लुकात के होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन इन सिंपल मीन्स हमारे दुनिया में जितने सारे, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस है, उनके दरमियान के आपस के रिलेशंस को हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसे मैंने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया था। आप लोग जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो जरूर से जाकर उस वीडियो को पहले नंबर 1 पे देखना, पार्ट 1, ये पार्ट नंबर 2 है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये उसके बाद हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरी आलमी जंग के बाद, जो कि यहां पे आपका डेट लिखा गया है 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। इस दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन यहां पर आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो को बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई दफा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसका इल्म होना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था यहां पे दो पावर्स आपको देखने को मिल रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पहला एक जानिब अलाइड पावर था, दूसरा एक जानिब एक्सिस पावर था। अलाइड पावर के अंदर 4 कंट्रीज थे, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और इंग्लैंड, जबकि एक्सिस पावर में 3 कंट्रीज थे, इटली, जर्मनी और जापान। इटली एक्सिस पावर एक तरफ हारने वाला पावर था, तो दूसरी जानिब अलाइड पावर जीतने वाला था। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें फ्रांस और इंग्लैंड के सरजमीन पर यह वॉर होने की वजह कर ये दोनों कंट्रीज मुकम्मल तौर से बर्बाद हो जाती हैं और बचकर सामने निकल कर आता है सिर्फ 2 नेशन, और उन 2 नेशंस को हम लोग यूएसए और यूएसएसआर के नाम से जान रहे थे। लेकिन इनमें एक खास बात यह थी कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में दोनों आइडियोलॉजिकल डिफरेंट थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएसए फॉलो करता था कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर फॉलो करता है इनफैक्ट अभी भी ये लोग करते हैं, यूएसएसआर फॉलो करते हैं कम्युनिज्म को, जिसकी वजह कर ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ था इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। और ये लोग कभी भी इस पॉइंट को आपस में ट्रेस आउट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों का ये अलग अलग आइडियोलॉजी था, जिस बेसिस पर इन लोगों के दरमियान पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बंट गया था। एक जानिब दरअसल यूएसए थे अपने तमाम छोटे छोटे मानने वाले कंट्रीज को लेकर, दूसरे जानिब दरअसल यूएसएसआर थे अपने तमाम छोटे छोटे मानने वाले कंट्रीज को लेकर, जिसकी वजह कर ये वर्ल्ड जो है वो 2 पोल में बढ़ गया था। एक जानिब नॉर्थ था तो दूसरी जानिब साउथ पोल आपको दिख रहा था। इस तरह से ये वर्ल्ड 2 हिस्सों में बढ़ गया था। इसे हम लोग बाइपोलैरिटी कहते हैं। बाई के माने यहां पर 2 होते हैं, पोलैरिटी के मतलब यहां पोल्स होते हैं। तो चूंकि ये 2 पोल्स में बढ़ गए थे, इसे हम लोग बाइपोलैरिटी के नाम से जान रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने दरअसल आपको बताया था कि इनके बीच स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर का प्रोसीजर। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग उन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से इनके दरमियान के आपस की चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग पे जिस तरीके से देख पा रहे हो, यहां लिखा गया है कोल्ड वॉर इंट्रोडक्शंस। द टर्म कोल्ड वॉर वाज पॉपुलराइज्ड बाय बर्नार्ड बरूची। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में कई दफा इससे पहले वाले ओल्ड सिलेबस तक पूछा गया है। चूंकि मैं एक बार फिर से इस बात पर एम्फेसिस कर दूं कि इससे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आ रहा है। जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाने के दरमियान में यहां पर बताई जा रही हैं, उसे अच्छे से आप लोगों को नोट डाउन कर कर अपने कॉपी में लिख लेना है। क्वेश्चंस इनसे आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर का टर्म पॉपुलराइज
पॉपुलराइज किया था या इस्तेमाल किया था बर्नार्ड बरूच नामी शख्स ने। कोल्ड वॉर क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट अ वॉर, ये एक वॉर नहीं था, क्योंकि जब भी आप वॉर का नाम सुनोगे तो वॉर हमेशा हॉट कैटेगरी में होता है। वो हॉट क्यों होता है, क्योंकि हॉट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे बॉम्ब, बहुत सारे बारूद और मतलब एक टेंस सिचुएशन होता है, और जहाँ पर दरअसल लोग अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं, और उस वजह कर न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल होने की वजह कर एनवायरनमेंट कोल्ड नहीं रह पाता, एनवायरनमेंट हॉट हो जाता है। इसीलिए वॉर हमेशा हॉट सिचुएशन को ही क्रिएट करता है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज यानी यूएसए एक तरफ, दूसरी जानिब यूएसएसआर, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर हो रही थी वो वॉर हॉट नहीं थी, वो वॉर कोल्ड थी। कैसे और क्यों आप सर इस तरीके से बोल रहे हो, अभी आगे हम लोग डिटेल में इस चीज को समझेंगे। इट वॉज नॉट अ वॉर, इट वॉज अ स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये आप लोगों को याद रखना है, कोल्ड वॉर मीन्स स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट। यहां पर ये कन्फ्लिक्ट का स्टेट था, लेकिन मुकम्मल तौर से वॉर, ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों कंट्रीज के बीच वॉर हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त तक लास्ट टाइम तक वॉर का सिचुएशन, वॉर का माहौल तो बना रहा, लेकिन वॉर कभी भी इन दोनों कंट्रीज के दरमियान बाकायदा तौर से नहीं हुआ था। वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ था, जबान से बातें हुई थी, मतलब मुंह से बातचीत सिर्फ इन लोगों के दरमियान हो रहा था, वॉर बाकायदा तौर पे नहीं हुआ था। इसीलिए इसे हम लोग स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। एज फाउंड इन वॉर नो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, देखो यहाँ पे ऐसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉर का कोई डिक्लेरेशन नहीं था, नो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कोल्ड वॉर यहाँ पर, इसीलिए इसे हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन था, लेकिन कभी भी इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्लियर यहां तक की बातें। नेक्स्ट आगे आइए, कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर द डिफीट ऑफ द जर्मनी, इटली, जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट बिटवीन द टू पावर, अलाइड पावर एक जानिब थे और जिसमें ये कंट्रीज थे, और दूसरी जानिब एक्सिस पावर थी। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यूएसए, यूके, फ्रांस वर कैपिटलिस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये कंट्रीज कैपिटलिस्ट थे, जबकि दूसरी जानिब यूएसएसआर एक वाहिद कंट्री था जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। लेकिन आफ्टर द वॉर यूएसए एंड यूएसएसआर बोथ बिकेम सुपर पावर, ये दोनों कंट्रीज सुपर पावर बन जाती हैं। सुपर पावर क्यों बन जाती हैं, इसके पीछे मैंने रीजंस को बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो जाकर प्लीज देख ले, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। उसके बाद यूएसए एंड यूएसएसआर वर अपोज टू ईच अदर बाय देयर आइडियोलॉजीज, नजरिया, दोनों का नजरिया अलग अलग था। मैंने अभी आपको बताया कि यूएसएसआर फॉलो करता था कम्युनिज्म को, जबकि दूसरी जानिब यूएसए फॉलो करता था कैपिटलिज्म को, जिसकी वजह कर इन दोनों में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, और ये लोग अपने प्रिंसिपल के बहुत ही पाबंद थे, दोनों को आपस में कोऑपरेट टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। इसी वजह कर ये दोनों एक दूसरे को अपोज करना शुरू कर देते हैं, अपोज टू ईच अदर, जिसकी वजह कर यहां पर एक टेंस लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है। दे बिकेम एनिमीज but not fight another war, so their national interest demanded to opt for a cold war। अब यहां पे आपको क्या बताया गया है, इन लोगों ने कभी भी, एनिमीज तो थे लेकिन कभी भी एक वॉर का अनाउंसमेंट नहीं किया, और इन लोगों का वॉर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनके नेशनल इंटरेस्ट भी एक दूसरे को एक साथ टॉलरेट करना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह कर इन लोगों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मुद्देनजर रखते हुए एक सिचुएशन को ऑप्ट किया, जिसे हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, यानी वॉर लाइक सिचुएशन, नॉट अ कंप्लीट वॉर। क्लियर। उसके बाद आगे वहां पे देखिए, कोल्ड वॉर इज रिलेटेड टू याल्टा कॉन्फ्रेंस। कोल्ड वॉर होने से कबल दो कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चंस कई दफा पूछा गया है। कोल्ड वॉर इज रिलेटेड टू याल्टा कॉन्फ्रेंस एंड पोट्सडम कॉन्फ्रेंस, लीडर अटेंडेड एट याल्टा कॉन्फ्रेंस। सर ये क्या है याल्टा कॉन्फ्रेंस एंड पोट्सडम कॉन्फ्रेंस, यानी ये दोनों एक कॉन्फ्रेंसेस का नाम है। पहला कॉन्फ्रेंस याल्टा कॉन्फ्रेंस है, दूसरा कॉन्फ्रेंस पोट्सडम कॉन्फ्रेंस है। ये दोनों कॉन्फ्रेंस दरअसल कोल्ड वॉर के पहले हुआ था, जिसमें बहुत सारे 4 कंट्रीज दरअसल आपस में आई थी और बैठकर इनमें बातचीत हुआ था। इसे हम लोग आम भाषा में कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो कोल्ड वॉर होने से कबल 2 कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, एग्जाम में आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जस्ट अगर पूछ ले आपसे इमीडिएट किस कॉन्फ्रेंस के बाद वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका पोट्सडम कॉन्फ्रेंस था। ये कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो यहां पर आप
लोगों को अच्छे से इसको याद रखना है। कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे याल्टा कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन से कंट्रीज के कौन कौन से लीडर शामिल हुए थे, इन तमाम को भी आप लोग को अच्छे से लर्न करना है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया गया है। पहला, लीडर्स अटेंडेड एट याल्टा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये फेब 1945 में, डेट मस्ट बी रिमेंबर, जिसमें विंस्टन चर्चिल थे यूके से, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे आपके कौन से कंट्री से? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे यूएसए से, जोसेफ स्टालिन थे आपके यूएसएसआर से। जबकि दूसरी जानिब जो पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई अगस्त 1945 में, इसमें क्लेमेंट इटली ऑफ यूके, हैरी ट्रूमैन ऑफ यूएसए, जोसेफ स्टालिन ऑफ यूएसएसआर, इन दो कंट्रीज में, इन ये जो 1, 2 और 3 कंट्रीज आप देख पा रहे हो, इन तीनों कंट्रीज में 2 बार बैठक हुआ था। पहला बैठक को याल्टा कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, दूसरा बैठक को हम लोग पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस का डेट यहां मेंशन किया गया है और कौन कौन से कंट्रीज से कौन कौन लोग उस टाइम में इस मीटिंग को अटेंड करने आए थे, उनका नाम भी यहां पर दिया गया है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निहायत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए हर चीज साफ साफ वाजा कर इस चैनल के थ्रू से पेश किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर, उसके लिए आप लोगों को करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पूरे वीडियोस को कंप्लीट देखना है और कमेंट करना है, ताकि हम लोग, दरअसल अगर चैनल पर व्यूज वीडियोस पर ज्यादा आते हैं तो हम लोग तेजी के साथ आप लोगों के लिए काम करेंगे, वरना फिर हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा और भी हम लोग को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो इस बात का आप लोगों को खुसूसी ध्यान रहे अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से चाहते हो तो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर लिखा गया है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया ये हुआ था आपका फेब 1945 में, और दूसरा कॉन्फ्रेंसेस जो हुआ था आपको पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जस्ट पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। यहां पे आपको ये बात याद रखना है कि मैंने अभी आपको एक टर्म इस्तेमाल किया था बाइपोलैरिटी का, ये टर्म यहां पर दोबारा से आपको देखने को मिल रहा होगा, बाइपोलैरिटी। ये बाइपोलैरिटी से मुराद मैंने आपको बताया था कि दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक जानिब यूएसए था तो दूसरी जानिब यूएसएसआर था, जिसे हम लोग बाइपोलैरिटी बोलते हैं। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, एक जानिब मैंने आपको बताया यूएसए था तो दूसरी जानिब यूएसएसआर आपको देखने को मिल रहा था। यूएसएसआर ने और यूएसए ने अपने छोटे छोटे डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर अपने पावर को और अपने आइडियोलॉजीज को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ट्रीटी साइन किया था। यूएसए ने जिस ट्रीटी को साइन किया था उसे हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 1945 में साइन किया गया था, सॉरी 1949 में साइन किया गया था, 1949 में साइन किया गया था। जबकि दूसरी जानिब यूएसएसआर दरअसल इनके इस स्ट्रेंथन पावर को देखते हुए खुद और अपने छोटे छोटे कंट्रीज के साथ मिलकर एक और ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे हम लोग वार्सो पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1955 में साइन किया गया था। इन दोनों डेट्स, इन दोनों पैक्ट्स या ट्रीटीज को आप लोगों को याद रखना है कि नाटो के माने दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसे यूएसए ने 1949 में साइन किया था, जबकि दूसरी जानिब वार्सो पैक्ट दरअसल यूएसएसआर ने 1955 में साइन किया था, अपने पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी ताकत और अपनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए और अपने आइडियोलॉजीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन लोगों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कि सर आपने कहा कि कोल्ड वॉर हुआ था, लेकिन सवाल है कि कब हुआ था। ये मैंने आपको बता दिया है कब हुआ था ये कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जो स्पेसिफिक डेट है वो आप लोगों को यहां पे नोट कर लेना है। ये वॉर हुआ था दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि दूसरी आलमी जंग का एंड हुआ था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था 1945 में। 1945 से लेके चला था 1991 तक। ये आपका याद रखना है, ये है आपका कोल्ड वॉर का डेट। कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला था इस डेट के बीच में। लेकिन सवाल है सर इन दो कंट्रीज के बीच आप कह रहे हो कि वॉर लाइक सिचुएशन था, लेकिन वॉर नहीं था, और उस वॉर लाइक सिचुएशन को आप इस्तेमाल कर रहे हो कोल्ड वॉर के टर्म से। लेकिन सवाल है कि सर इन कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर ही क्यों हुए, हॉट वॉर क्यों नहीं हुए? तो उसके पीछे देखो यहाँ पे रीजंस लिखा गया है।
पहला रीजन जो आपको वहां पर पॉइंटर्स में डाला गया है वो है कि इन दोनों कंट्रीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। पहला इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होने के पीछे नंबर वन रीजन, बोथ द कंट्रीज हैव देयर ओन आइडियोलॉजीज एंड बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दे इन्वॉल्व इनटू द कोल्ड वॉर। हॉट वॉर नहीं हुआ था क्योंकि बहुत बड़ा इन दोनों कंट्रीज के बीच इशू नहीं था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, जिसकी वजह कर इन लोग हॉट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होकर कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए। मेरी बात को खूब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि ये वॉर कोल्ड क्यों था, हॉट क्यों नहीं हुआ था। तो इसके पीछे पहला रीजन, इनके बीच का जो इशू ऑफ पॉइंट था वो बहुत बड़ा नहीं था, ये छोटा इशू था कि इनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, जिसकी वजह कर हॉट के बजाय वॉर आपका कोल्ड की शक्ल इख्तियार किया। नंबर वन। नंबर टू यहां पर आपको दिया गया है कि दोनों कंट्रीज एज फॉर्मर कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट बोथ वांटेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर नेशंस विद इन द ग्रुप विच लेड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट। क्या बताया गया यहां पर, ये जबकि दोनों कंट्रीज, एक जानिब दरअसल यूएसए था तो दूसरी जानिब यूएसएसआर था, ये दोनों कंट्रीज अपने पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को लेना चाहती थी, ऐसे कंट्रीज जो अभी अभी आजाद हुए थे, यानी अपने पावर को इनफैक्ट ये लोग बढ़ाना चाहते थे, जिसके बुनियाद पर ये लोग दरअसल अपने मातहती में ज्यादा से ज्यादा कंट्री को वर्ल्ड के लाना चाहते थे। यानी इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि द फॉर्मर कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट, जो कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, बोथ वांटेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर नेशंस विद इन इट्स ग्रुप, और ये दोनों अपने आप के अंदर में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने अंदर मातहत में लाना चाहते थे, जिसकी वजह कर और भी सिचुएशन कन्फ्लिक्ट टाइप में दरअसल आगे बढ़ना शुरू हो गया था। नंबर नेक्स्ट है, बोथ हैड द न्यूक्लियर पावर, दोनों के दोनों कंट्रीज आपस में न्यूक्लियर पावर थे, मतलब दोनों के दोनों कंट्रीज के पास वेपन्स, औजार, हथियार बहुत ज्यादा मिकदार में थे। यूएसए को इस बात का इल्म था कि अगर मैं यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता हूं तो कल ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे, और यूएसएसआर को भी इस बात का अच्छे से इल्म था कि अगर मैं यूएसए के ऊपर अटैक करता हूं तो कल ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो दोनों इसी डर से कि अगर मैं अटैक करता हूं तो ये रिप्लाई करेंगे, अगर ये सोच रहे थे कि मैं अटैक करता हूं तो फिर ये मुझे रिप्लाई करेंगे। क्योंकि दोनों आपस में न्यूक्लियर पावर ही थे तो दोनों को इस बात का डर था कि कहीं ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे मेरे बदले में, तो इस वजह कर दोनों एक दूसरे के डर के साथ दरअसल कभी भी इन लोगों ने वॉर को हॉट में कन्वर्ट नहीं किया। इसलिए देखो लिखा हुआ यहाँ पर, बोथ हैड न्यूक्लियर वेपन्स, सो बोथ हैड द फियर ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे का डर था। डिक्लेरेशंस ऑफ वॉर और हॉट वॉर नॉट डन एज दैट would destroy both, no, so cold war was carried on। दोनों को इस बात का डर था कि अगर हम लोग एक दूसरे में किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो दूसरा मेरे ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह कर हमारा पूरा कंट्रीज तबाह व बर्बाद हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर इन लोगों ने दरअसल हॉट के बजाय कोल्ड वॉर के ही लाइक सिचुएशंस को फॉलो इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है बोथ स्पाइड, अब यहाँ पे इन लोगों ने स्पाइड करना शुरू किया था। स्पाइड से मुराद यहाँ पे देखो उर्दू टर्म में लिखा गया है जासूसी के होते हैं। ऑन ईच अदर एंड सप्लाइड वेपन्स टू इट्स फ्रेंडली नेशंस विच क्रिएटेड मोर टेंशंस एंड कोल्ड वॉर बिकेम ग्रेव। यहां पे आपको याद रखना है कि दोनों कंट्रीज आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, ये दोनों कंट्रीज अपने अंदर बहुत सारे, मैंने अभी आपको बताया था, अपने अंदर मातहती कंट्रीज सब नेशंस को अपने अंदर रख कर थे, और इन लोगों को ये लोग ज्यादा से ज्यादा, जबकि एक जानिब यूएसए बहुत सारे कंट्रीज को अपने वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, दूसरी जानिब यूएसएसआर अपने छोटे छोटे कंट्रीज को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था कि आपस में तुम लोग जाकर लड़ो, हम लोग नहीं लड़ेंगे सुपर पावर होने की वजह कर, तुम लोग आपस में लड़ाई करो, जिसकी वजह कर इनके बीच का जो टेंशन था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। नेक्स्ट यहां पर ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखनी है, जिसको हम लोग दरअसल काउजेज ऑफ कोल्ड वॉर कह रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट पहला समझ आया, दूसरा स्पाइनिंग हो रहा था दोनों के बीच, स्पाइंग के मीन्स यानी जासूसी हो रहा था, कोई ऐसा अमल नहीं हो रहा था कि वो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर ही थे, और चौथा इनके बीच चल रहा था प्रॉक्सी वॉर। यहां पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया है प्रॉक्सी वॉर का, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, एकदम आसानी के साथ मेरी बात को आप लोग समझिए। प्रॉक्सी वॉर का सिंपल मतलब होता है प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी ना रहते हुए भी होना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जानिब एक आपका दोस्त ए है, एक जानिब एक शख्स है जिसका नाम ए है, दूसरी जानिब एक शख्स है जिसका नाम बी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ
टेंस के सिचुएशन में, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट के फॉर्मेट में बहुत दिनों से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया, ये सोचकर कि ये दोनों पावरफुल कंट्रीज है, अगर ये अटैक करते हैं इसके ऊपर तो ये नहीं छोड़ेंगे, और ये अटैक करते हैं इसके ऊपर तो ये भी इसको नहीं छोड़ेंगे। जिसकी बुनियाद पर इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक तो नहीं किया, लेकिन ये कंट्रीज अपने अंदर बहुत सारे, ये दोस्त अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दोस्तों को रखकर था, ये कंट्री भी यानी ये दोस्त भी अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दोस्तों को या लोगों को रखकर था। इसने इसे प्रोवाइड किया वेपन्स की जाकर यहां लड़ाई करो, इसने इसे प्रोवाइड किया वेपन्स की जाकर यहां लड़ाई करो। तो ये जो आपस में छोटे छोटे लोग या छोटे छोटे जो कंट्रीज आए इन आपस में लड़ने के लिए, इनफैक्ट वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरीके का जो वॉर हो रहा था, ये दोनों तो यहां पर प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट थे। इसी तरीके के वॉर लाइक सिचुएशन को हम लोग दरअसल प्रॉक्सी वॉर के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा प्रॉक्सी वॉर का सिंपल मतलब होता है प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी ना होते हुए भी होना। इस तरीके का सिचुएशन इन लोग यहां पर बनाकर रखे थे और बहुत सारा प्रॉक्सी वॉर हुआ था, जैसे कोरियन वॉर हुआ था, वियतनाम वॉर हुआ था, अफगान वॉर हुआ था। ये सारा आपका कोल्ड दरअसल प्रॉक्सी वॉर का सिचुएशन था। तो ये आपको याद रखना है। मैंने 4 से 5 आपको बताया कोल्ड वॉर के होने का रीजन। पहला रीजन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, दूसरा रीजन दोनों के पास दरअसल अपने अपने कंट्रीज को ज्यादा तरह से ये लोग बढ़ाना चाहते थे, तीसरा दोनों कंट्रीज आपस में न्यूक्लियर पावर थे, चौथा स्पाइंग हो रहा था, जासूसी हो रहा था दोनों के बीच, और पांचवा दरअसल इन लोग के पास एक रीजन था कि ये लोग प्रॉक्सी वॉर कर रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द काउजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ही क्यों हुए थे। अब हम लोग लास्ट स्लाइड यहां पर देख रहे हैं आज के इस वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर में कौन कौन से मेथड्स को अपनाए गए थे। पहला मैंने आपको बताया था कि ये वॉर में पूरे तरीके से वॉर नहीं था, और इस वॉर में दरअसल वॉर ऑफ वर्ड्स अपनाया गया था, यानी मुंह से ये लोग बातचीत कर रहे थे, कार्टून्स बना रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये लोग आपस में मुंह से बातचीत कर रहे थे, कार्टून्स बना रहे थे, पोस्टर बना रहे थे, मूवीज बना रहे थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अपोजिट को दिखाने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग दरअसल इस तरीके का काम कर रहे थे। तो दिस इज वॉर ऑफ वर्ड्स। ये मुंह से या हरकत से या किसी चीज के जरिए से जेस्चर्स कर कर इन लोग दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला मेथड वॉर ऑफ वर्ड्स था। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्पाइंग हो रहा था, दोनों कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज में जासूस भेजकर अपना इल्म ले रहे थे उन दोनों कंट्रीज का। लार्ज स्केल ऑफ स्पाइंग took places during the Cold War which increased the टेंशन को इन लोगों के इंक्रीज कर दिया था। किसने? यही स्पाइंग के प्रोसेस ने, जासूसी करने के प्रोसेस ने। तीसरा क्या था आपका? तीसरा था डिटरेंस। डिटरेंस का माने साफ तौर से यही होता है कि दोनों कंट्रीज आपस में अपने अपने औजार और हथियार को बढ़ा रहे थे। उर्दू में इसे इस्लाह साजी कहते हैं, यानी एक तरफ दरअसल यूएसए तो दूसरी जानिब यूएसएसआर, ये दोनों अपने अपने औजार में इजाफा कर रहा था। इसके औजार में जब इजाफा होता तो यूएसएसआर को डर लगता और वो भी इजाफा करना शुरू कर देता, और इसको देखकर फिर से यूएसएसआर भी अपने औजार में इजाफा करना शुरू कर देता। इस तरीके से इसको बोलते हैं डिटरेंस। देखो यहाँ लिखा हुआ है बोथ द नेशन मेड मैसिव, मतलब बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर वेपन्स सो दैट द अदर वुड नॉट डेयर। उर्दू मीन्स हिम्मत करना, टू अटैक द फॉर्मर, इट क्रिएटेड द आर्म्स रेसेस, यानी ये आर्म रेस में कन्वर्ट हो गया। ये ज्यादा बना रहा है आर्म्स, यूएसए ज्यादा बना रहा है आर्म्स, दूसरी जानिब यूएसएसआर ज्यादा आर्म्स बना रहा है। इसकी वजह कर दोनों के बीच में एक आर्म रेस शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि तुम मेरे पर अटैक मत करना, कोई हम तुमसे कम नहीं, ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, और ये एक तरफ ये बता रहा है तो दूसरी तरफ ये बता रहा है। इस तरह से दोनों अपने अपने वेपन्स में तेजी के साथ इजाफा कर रहे थे। इसे हम लोग डिटरेंस कहते हैं। ये दूसरा तीसरा मेथड था। चौथा है प्रॉक्सी वॉर। मैंने प्रॉक्सी वॉर को अभी अभी एक्सप्लेन किया। और आपका पांचवा आता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? तो डिप्लोमेसी दरअसल एक हायर लेवल का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में बैठकर बातचीत के फिनोमेना को हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिप्लोमेसी ही ज्यादा हो रहा था, वॉर नहीं हो रहा था। तो वॉर ना होने की वजह कर यहाँ पे डिप्लोमेटिक सूरत को इख्तियार किया गया था, जिसकी वजह कर ये सारा
आपका 5 जो है वो मेथड्स था जो अप्लाई किया गया था कोल्ड वॉर के बीच। एमसीक्यू में आपको डालेगा और यहाँ पर इनमें से ऑप्शन दिया जाएगा और बहुत सारा ऑप्शन जो इनवैलिड होगा उसमें से आपको ये क्लिक करना है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसके लिए दरअसल हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के जरिए से आप लोगों के लिए और भी इसी चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करेंगे और पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। और फिर साथ में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर से जुड़ जाना है और ये तमाम चीज़ों का निर्भर, इन तमाम चीज़ों का दारोमदार है आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर, आपके व्यूज़ पर। अगर तमाम चीजें पॉजिटिव दिखती हैं तो हम लोग तेजी के साथ और भी सब्जेक्ट्स और इस सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस में और भी चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।